नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर एस डिफेंस स्टडी पर। दिस इज ऋतुराज सिंह फ्रॉम अमेठी उत्तर प्रदेश। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस, जो कि हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको वर्दी दिला सकते हैं। आपके पेपर में 100% आने वाले क्वेश्चंस इस क्लास से मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। तो बिना देर किए चलिए करते हैं जीके टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज को स्टार्ट। और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए फिर चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से केवल एक हो सकता है। वह है ऑप्शन ए योजना और विकास मंत्री, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से केवल एक ही हो सकता है, वह है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। और नीति आयोग की अगर हम बात करें तो ये जो नीति आयोग है, इसको पहले हम लोग योजना आयोग के नाम से जानते थे। और एक बात और, एक क्वेश्चन उठता है कि जो योजना आयोग है, इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, संविधान में कहीं पर उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की किसकी जिम्मेदारी है। ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी निर्वाचन अध्यक्ष, ऑप्शन सी सांसद, ऑप्शन 4 महान्यायवादी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग, ऑप्शन ए। और यहाँ से एक बात मैं आप सभी को और बताना चाहूँगा कि निर्वाचन आयोग के प्रमुख जो होते हैं, उनको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। निर्वाचन आयोग के जो प्रमुख होते हैं, इनको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आप सभी को हम बता देना चाहते हैं, ये हमारे चैनल का लोगो है। तो आप लोग अगर अभी हमारे चैनल पर नए हो तो जाकर हमारी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं, जो कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में के लिहाजे से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो आप सब फटाफट जाकर हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। हर बहन हर भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले जीके के क्वेश्चंस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके और ये जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी सामवेद। तो देखिए, वेद से जुड़ी बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। तो संगीत, अगर हम बात करें भारतीय संगीत की, तो संगीत का पहला अक्षर क्या होता है? सा होता है। क्या होता है? संगीत का पहला अक्षर सा होता है। और सामवेद का भी पहला अक्षर क्या होता है? सा होता है। तो आपको याद कर रखना है कि अगर बात करें संगीत की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर संगीत की बात कर रहा है तो हमें समझ जाना चाहिए कि संगीत जो है सामवेद में आता है। बाकी अगर बात करें अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद की, तो देखिए जो ऋग्वेद है, ये हमारा क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद क्या है? ये हमारा सबसे प्राचीन वेद है। प्राचीन वेद, प्राचीन वेद है। और अगर हम बात करते हैं यजुर्वेद की, तो आप सभी को पता होगा कि यजुर्वेद में जो है वो गद्य पद्य का संकलन आता है। इसमें क्या होता है? गद्य पद से, अगर हमसे पूछे कि गद्य पद किस वेद से लिया गया है, तो गद्य पद जो है इसका उल्लेख यजुर्वेद में है। ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद में क्या बताया जाता है? अथर्ववेद में हमें ये पता चलता है कि जादू टोना षड्यंत्र रचना इत्यादि जो है ये अथर्ववेद में मेनली जो है, इससे हमें ये पता चलता है कि जादू टोना जो होता है, इसका उल्लेख जो है अथर्ववेद के माध्यम से किया जाता है। जादू टोना। तो आप सभी को एक एक चीज़ याद रखना है। बाकी मैंने सब कुछ बता दिया है चारों के बारे में। तो यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 3 तो है, लेकिन इसके माध्यम से मैंने आप सभी को 4 क्वेश्चन बता दिया, और प्रत्येक प्रश्न से मैं 2-3 प्रश्न आपको बना के बताऊँगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, बोरिंग बिल्कुल मत फील करिए। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। वीडियो भले से लंबा हो सकता है, लेकिन आपको इसे छोड़कर नहीं जाना, ताकि क्योंकि देखिए, आधा अधूरा ज्ञान जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है। तो आप लोग से मैं विनती करना चाहूँगा कि क्योंकि ये आपके भविष्य की बात है, कि आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो का आनंद उठाएं और इसे एकदम मौज के साथ पढ़ें और अपने अंदर की क्राइटेरिया को चेक करें आप कितने क्वेश्चंस के आंसर खुद देने के योग्य हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। ये सवाल है महात्मा बुद्ध जी से। तो महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी कुशीनगर। बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ से मैं आप सभी को और बताना चाहूँगा एक दो बात। जैसे महापरिनिर्वाण को क्या कहते हैं, जो इनका महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। नहीं, आप लोग कंफ्यूज रहो कि महापरिनिर्वाण क्या हुआ था। तो आपको बता दें कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुशीनगर। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि सारनाथ ऐसी जगह है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ। और सारनाथ कहाँ पर है? आप सभी को कमेंट करके बताना है कि सारनाथ कहाँ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया जो मैंने आप सभी को बताया। तो ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी सारनाथ। तो आप सभी से उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही मैंने इस क्वेश्चन का आंसर बताया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका नारा है या किसका नारा था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा श्यामलाल गुप्ता पार्षद, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सावरकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। कौन? सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। करो या मरो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप सभी को बताना है कि ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल। केरल से आपको दो क्वेश्चन और बताते हैं हम, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक आप लोग, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको कोई नहीं देने वाला है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जीके के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। केरल से क्वेश्चन और बनता है कि विश्व में, सॉरी विश्व बोल दिया मैंने, भारत में सबसे अधिक रबड़ का उत्पादक राज्य कौन सा है? रबड़ का सबसे अधिक उत्पादक राज्य भारत का कौन सा है? तो आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। और भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ पाया जाने वाला राज्य जो है वो हो जाएगा केरल। और भी एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का मसालों का राज्य किसे कहा जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि भारत का सबसे अधिक मसाला उत्पादक राज्य कौन सा होता है? मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि भारत में सबसे अधिक मसाला जो है वो केरल में उत्पादन होता है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग बोर नहीं होइएगा कि क्या क्या बता रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैं प्रत्येक क्वेश्चन से जो बनने वाले क्वेश्चन है तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, उनको एक एक करके मैं सब आपसे बता दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन। तो अगर इस सीरीज में मैं आपको 25 क्वेश्चन भी बताता हूं, तो आप ये मानकर चलिए कि मैं आपका 75 क्वेश्चन क्लियर करूंगा। भले से टाइम लग रहा है एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे जाने में, लेकिन आपको एक कम से कम 4 क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में बता रहा हूं। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। और अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो डेली शाम 2 बजे मैं जीके जीएस से जो है वीडियो उनको अपलोड करता हूं, जो कि तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की नज़र से बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका ऑप्शन आपके
पॉपअप पे या फिर फ़ोन के स्क्रीन पे सबसे पहले पहुंच सके और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? तो ऑप्शन ए नागासाकी, ऑप्शन बी हिरोशिमा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी होन्शु। तो आप सभी को वैसे इसका आंसर पता होगा इस क्वेश्चन का, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। आप सब जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी दोनों पे बम गिराया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि विश्व में सबसे पहले परमाणु हमला किस देश ने किया था? तो आपको पता होना चाहिए कि जब सबसे पहले क्या कहते हैं कि अमेरिका ने जो है हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया, तो ये इसी बम गिराने के साथ ही ये विश्व का पहला ऐसा देश बन गया जिसने सबसे पहले परमाणु हमला किया। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि अमेरिका विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने सबसे प्रथम परमाणु हमला किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? ऑप्शन ए 5 खेलों के, 5 महासागरों के, ऑप्शन सी 5 महाद्वीपों के, ऑप्शन डी 5 राष्ट्रों के। तो आपको पता होना चाहिए कि ओलंपिक ध्वज पर अंकित जो है 5 छल्ले जो होते हैं इस तरह से होते हैं कुछ, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये जो 5 छल्ले होते हैं ये 5 महाद्वीपों के प्रतीक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको हमेशा याद रखना है कि सॉरी, यहाँ पर जो आंसर दिया गया है वो तो दिया गया है 5 महासागरों का, लेकिन मैंने तो यही पढ़ा था कि 5 महाद्वीपों के ये प्रतीक होता है ये। तो वैसे यहाँ पर जो आंसर दिया गया है मुझे लगता है वो गलत है। 5 महासागर बिल्कुल नहीं होगा, मैं सही बता रहा था आप सभी को। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 महाद्वीपों का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है? ऑप्शन ए हरमंदिर साहिब, ऑप्शन बी हम्पी, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी गोमतेश्वर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोमतेश्वर। आपको पता होना चाहिए कि गोमतेश्वर में ये जो गोमतेश्वर मूर्ति है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति, ये भारत के किस राज्य में आती है? तो आपको पता होना चाहिए भारत के कर्नाटक राज्य से संबंधित है। बात करें अगर हम कर्नाटक की, तो कर्नाटक में एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप सभी को ये क्वेश्चन का आंसर याद रखना है कि इसका आंसर हो जाएगा सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य भारत का जो है वो है कर्नाटक। अगर हम बात करें कॉफ़ी में, तो कॉफ़ी में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आप सभी को बता दें हम कि कॉफ़ी में जो है वो कैफीन नामक तत्व पाया जाता है। कैसा तत्व? कैफीन नामक तत्व पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन से भी मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बताया है, तो ऐसे बने रहिए इस मज़ेदार वीडियो में अंत तक। आगे अभी और भी मज़ेदार क्वेश्चंस हैं, एक एक क्वेश्चन में 8-8 क्वेश्चन बन के निकलेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? ऑप्शन ए सुनील गावस्कर, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो यहाँ से स्वामी दयानंद सरस्वती से एक क्वेश्चन और बनता है, वो भी मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? अगर आपसे पूछा जाता है पेपर में कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आपको हमेशा याद रखना है कि आर्य समाज की स्थापना भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही की थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है? ये तो बहुत ही बढ़िया काम किया है। किसी भी देश में अगर ये काम होता है तो समझ लीजिए कि उस देश की सरकार जो है वो जागरूक है, और ना इससे 3 चीज़ों में जो है वो बचत होती है। पहली चीज़ तो जातिवाद नहीं होगा, दूसरी चीज़ धर्मवाद नहीं होगा, और तीसरी चीज़ हर व्यक्ति के अंदर की जो एलिजिबिलिटी होती है वो निखरेगी, क्योंकि आरक्षण नहीं होगा तो सबको मेहनत करके ही परीक्षा पास करनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कि महान देश कौन बन गया है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, हो ही नहीं सकता।
बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि बांग्लादेश की राजधानी जो है वो है ढाका। क्या है बांग्लादेश की राजधानी? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और यहाँ से कोई क्वेश्चन उठ सकता है? हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन और उठ सकता है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है। तो जैसे अपने यहाँ का राष्ट्रीय गान भारत का क्या है? जनगण मन। क्या है? जनगण मन। ठीक उसी प्रकार से जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है वो क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला। क्या? अमार सोनार बांग्ला। आपको हमेशा याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है पेपर में। आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था। हाँ, पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रगान और बांग्लादेश का राष्ट्रगान, दोनों देशों का राष्ट्रगान जो है किसने लिखा था? बताइए किसने लिखा था? आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान हमार सोनार बांग्ला हमारे देश के ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखा गया था जिसको पहला नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब आप लोग बताइए वो कौन था? तो इस क्वेश्चन सर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना देर किए। क्वेश्चन नंबर 14, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना किस स्वतंत्रता सेनानी ने की है? ऑप्शन ए पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन बी डॉक्टर विधान चंद्र राय, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से भारतीय उच्चतम न्यायालय के कौन से न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी रहे हैं? ऑप्शन ए मोहम्मद हिदायतुल्ला, ऑप्शन बी मार्कंडे काटजू, ऑप्शन सी एन संतोष होगड़े, ऑप्शन डी दलवीर भंडारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दलवीर भंडारी। और अगर हम बात करते हैं किसकी? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, तो आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है द हेग में। क्वेश्चन पर फोकस करिएगा क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको याद रखना है कि द हेग में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, बिजली की लगी आग पर डालना चाहिए। ऑप्शन ए तेजाब, ऑप्शन बी सूखी रेत, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि बिजली की लगी आग में अगर आप तेजाब फेंकेंगे तो क्या होगी? आग और तेज जलने लगेगी। और एक बात और, अगर आप आग लगी है उस पर पानी फेंकेंगे तो आपको करंट पकड़ लेगा, आप करंट के शिकार होकर मर जाएंगे। तो इसलिए कभी भी ऐसा काम ना करें। तो आपके लिए सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सूखी रेत। सूखी रेत आग बुझाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार चीज़ होती है। तो आपको हमेशा अगर बिजली से आग लगी हो तो सूखी रेत ढूंढकर उसे डाल देना है, ये काफ़ी हद तक आग को शांत कर देगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रीनविच मेन टाइम किस देश के नाम पर रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो बच्चे बच्चे को पता होगा कि इंग्लैंड के नाम पर ग्रीनविच मेन टाइम का नाम रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा मात्रा के द्वारा मानव रक्त का सबसे बड़ा घटक है? निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा के द्वारा मानव रक्त का सबसे बड़ा घटक है? ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिकाओं, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी श्वेत रक्त कोशिकाओं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा। और यहाँ से एक दो क्वेश्चन और बनते हैं, वो भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मैं आप सभी को बताता हूँ कि वो क्वेश्चंस कौन से हैं। तो जब भी बात करें रक्त की, तो आप सभी को याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि रक्त का पीएच वैल्यू जो होता है वो 7.4 होता है, 7.4 होता है। और अगर हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन नया उठाता हूं मैं आप सभी के लिए। तो
वो क्वेश्चन कहाँ है, रुक जाइए मैं सीरीज में ढूंढ कर आप सभी को बताता हूँ। तो जैसे कि चलिए इसी क्वेश्चन पे बता देता हूँ कि अगर हम बात करें पीएच की तो पीएच क्या है, पीएच का फार्मूला होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच का फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फार्मूला होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, नागालैंड की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी कोहिमा, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नागालैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? नागालैंड की राजधानी हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी कोहिमा। अगर हम बात करें नागालैंड की तो यहाँ के लोगों को जो है वो कच्ची मांस खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। कच्ची मांस खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जो कि कच्ची मांस खाने के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय सेना। चलिए आप लोग सेना की तैयारी कर रहे हैं तो सेना से भी एक क्वेश्चन ले लिया गया है। भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो ये जो अग्निवीर की भर्ती चल रही है अभी पूरा सिस्टम रद्द हो गया है। तो आपको बता दें कि सेना में जाने के बाद जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है ऑप्शन नंबर बी सेक्शन। क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी सेक्शन। और सेक्शन के बाद हमारा क्या बनता है? सेक्शन के बाद हमारा बनता है कंपनी, कंपनी के बाद हमारा बनता है बटालियन, बटालियन के बाद हमारी बनती है पलटन। तो अगर हम बात करें तो सेक्शन 1 नंबर, कंपनी 2 नंबर, बटालियन 3 नंबर, पलटन 4 नंबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए जमाल, ऑप्शन बी त्रिशला, ऑप्शन सी अड़ोजमा, ऑप्शन डी यशोदा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जमाली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? तो ये जो जजिया कर था ये किसने लगाया था सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी बलवन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो था ये बहुत ही ज़्यादा क्रूर शासक था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक बार आप सभी से फिर से कहना चाहूँगा कि आपको अधूरा ज्ञान नहीं लेना है, वीडियो को अंत तक देखना है। भले से ही वीडियो लंबी हो जाए लेकिन आपको वीडियो छोड़कर इधर उधर भगना नहीं है। हाँ, अगर आपका गला सूख रहा है या फिर आप बोरिंग महसूस कर रहे हैं तो आप पानी ले लीजिए, वीडियो को रोक कर पी लीजिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको अधूरा ज्ञान ना मिले और आप परीक्षा में जब बैठें तो एक तरफ से सारे प्रश्नों का हल कर दें। और फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसके लिए हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं, बस वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छे से ज्ञान प्राप्त करिए और अपने पेपर में अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त करके वर्दी को हासिल करिए और अपने लक्ष्य को पूरा करिए। इसके बदले में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए। इसके साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ग्रुप में कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये भेजने से उसका फ़ायदा होने वाला है तो आप उसके पास भी भेज दीजिए, मतलब शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। जैन धर्म के प्रथम 3 तीर्थंकर एवं प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी सुधर्मन, ऑप्शन सी पारसनाथ, ऑप्शन डी ऋषभदेव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऋषभदेव। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो आप सभी को याद रखना है कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष। आप सभी को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जा रहा है तो इस क्वेश्चन को ही मैं लास्ट क्वेश्चन रखता हूँ। आपको सेम थंबनेल पर सेम वीडियो मिल जाएगा। अब ये 25 क्वेश्चन की सीरीज है, अगले 25 क्वेश्चन आपको अगली क्लास में मिल जाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ से मैं आप इस क्वेश्चन को मैं
आप सभी को होमवर्क क्वेश्चन देना चाहता था, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं, वो सब मैं आपका क्लियर करते हुए चलता हूँ। बाकी 26 नंबर क्वेश्चन से 50 नंबर क्वेश्चन जो है वो अगली क्लास में ले लिया जाएगा। उसका थंबनेल एकदम सेम वीडियो की तरह रहेगा, बस वहाँ पर पार्ट 2 आपको दिखने को मिलेगा। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्कर अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आप सभी को पता होगा कि ऑस्कर अवार्ड जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑस्कर अवार्ड जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आपसे पूछे कि संगीत के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि ग्रैमी अवार्ड जो होता है संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। बाकी अगर आपसे बात करें विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वप्रचलित या सर्वप्रसिद्ध पुरस्कार कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार होता है कलिंग पुरस्कार। क्या बोलते हैं? कलिंग पुरस्कार। तो आपको ये याद रखना है। और बच्चा क्या? पत्रकारिता। अगर आपसे पूछे कि पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे पॉपुलर अवार्ड कौन सा है, तो आप सभी को याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पुलित्जर। पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? पुलित्जर अवार्ड। पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो और इससे कुछ भी सीखने को मिला हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। बाकी जो हमारे नए भाई बहन हैं जो हमसे जुड़े हैं आज ही, तो उन सभी नए भाइयों बहनों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो रोज़ाना 2 बजे आपके लिए लाता रहता हूँ, और सुबह 7 बजे करंट अफेयर की एक क्लास में अपलोड करता हूँ, और शाम 2 बजे जीएस के क्वेश्चन जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं वो लेकर आता रहता हूँ। तो आप सभी लोग जब सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा नहीं, आप 1 महीने हमारे क्लास से पढ़ लीजिए, हर वीडियो उठाकर देख लीजिए। उसके बाद आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दीजिए, सामान्य ज्ञान के सेशन में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सारा जो है कोई भी कंपटीशन लेवल की परीक्षा हो, उसमें जितना मैं बताया हूँ इसी के अंदर अंदर से जी के क्वेश्चन आ जाएंगे। बस आप सभी को फोकस करना है कि वीडियो लास्ट तक देखें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पर करते हैं अंत, और अगली क्लास जो है मैं कल अपलोड करूंगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 तक रहेगा, और उसका पूरा वीडियो का टाइटल थंबनेल सब सेम रहेगा, बस उसमें पार्ट बी लिख दिया जाएगा ताकि आपको पता रह सके। और इस वीडियो के एंड स्क्रीन में वो वीडियो कल मैं लगा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग ने इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में अंत तक बने रहने वाले सभी छात्रों को मैं लिख कर देता हूँ कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी। चलिए क्लास को करते हैं एंड। जय हिंद, वंदे मातरम।